गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम्स हैं उनमें जनरली आता रहता है। डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परंतु यदि डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको नहीं भी मिलें तो मैं आपको ये कहता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए हमें इस टॉपिक को ज़रूर देखना चाहिए। और वो टॉपिक है संख्या पद्धति। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हम वीडियोज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे ताकि आप लोग उसका बेनिफिट लेके अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स जो भी हैं उनको आप करेक्ट कर पाएँ अच्छे से। संख्या पद्धति का नाम आते ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके माइंड में आता है कि संख्या पद्धति तो जनरली टॉपिक है, ये इसके बारे में हम लोगों को जानकारी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि किसी भी टॉपिक को हम कितनी भी बार पढ़ें, लेकिन यदि हम फिर से उसको पढ़ेंगे तो हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यहाँ तो मैं आपको स्टार्ट से लेकर के एंड तक स्पेशली सहज और सरल भाषा में एक एक चीज़ बेसिक से बताने वाला हूँ ताकि संख्या पद्धति या यूँ कहें नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको किसी भी एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम नहीं आए। आपके लिए हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आप इस वीडियो में स्टार्ट से एंड तक बने रहें। और यदि एंड में जाते हुए आपको ऐसा लगे कि वीडियो बिल्कुल हम लोगों के लिए परफेक्ट है और हम लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्या पद्धति है क्या, कि संख्या पद्धति किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मैथमेटिक्स में हम देखते हैं, व्यवहार में भी हम देखते हैं कि बहुत प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में और उनके गुणधर्मों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उस पद्धति का नाम ही संख्या पद्धति है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके गुणधर्म का मतलब प्रॉपर्टी, गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसा मैंने आपको बताया कि कई प्रकार की संख्याएं होती है, अर्थात यूँ कहें विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की संख्याओं साथ में ही उनके गुणधर्म का मतलब नियम समझ सकते हैं अपन। तो विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके गुणधर्मों का अध्ययन जिस पद्धति में किया जाता है उस पद्धति को कहा जाता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब हम बात करेंगे अंकों के बारे में कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है। कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। कुल अंक कितने होते हैं? 10। इनको दो पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में केवल शून्य को लिया गया है। नंबर 1 जो पार्ट है उसमें केवल और केवल एक ही अंक लिया गया है, 0। दूसरे वाले पार्ट में 1 से लेकर के 9 तक के जो अंक हैं वो लिए गए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने बताया कि मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति की जब हम बात करते हैं वहाँ पर कुल अंक कितने होते हैं? 10। इसलिए अपन इन 10 अंकों के कारण इनको दशमिक अंक भी कहते हैं। दशमिक अंक 10 अंक होते हैं टोटल। कहाँ से कहाँ तक? एक 0 हो गया,
फिर 1 से लेकर के 9 तक के अंक हैं, तो 9 अंक ये हो गए, एक 0 हो गया, टोटल मिला करके 10 अंक हो गए। इन सभी 10 अंकों को कहा जाता है दशमिक अंक। इनके 2 पार्ट जो बनाए गए हैं वो इनके नियमों के आधार पे, गुण धर्मों के आधार पे बनाए गए हैं। इसमें 0 को बताया गया है असार्थक अंक, असार्थक अंक, और यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल 9 अंक हैं ये सार्थक अंक है। कैसे अंक हैं? सार्थक। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि सार्थक अंक क्या है, असार्थक अंक क्या है। सार्थक अंक वो होते हैं जिनका अकेले का भी अपना कुछ वजूद होता है, अपना खुद का अस्तित्व होता है। यदि इनमें से अपन किसी भी अंक को लिखें तो वो किसी न किसी वस्तु की गिनती को काम में लेने के लिए काम में लिया जा सकता है। कहने का मतलब उस अंक को गिनने में काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ जो अंक आ रहे हैं इनका अकेले का भी अस्तित्व है, इनका वजूद है, इसलिए इन सब को सार्थक अंक कहा गया, 1 से लेकर के 9 तक अंक। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चंस बनता है कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है। तो कई बार क्या सस्पेंस में रहते हैं कि यार टोटल 10 अंक होते हैं, तो हम किसको सार्थक माने, किसको असार्थक माने। तो अब हमने आपको यहाँ पर बता दिए है कि टोटल सार्थक अंकों की संख्या 9 होती है। कौन कौन से? 1 से लेकर के 9 तक के अंक। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन रहा है कि क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, यदि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कहीं काम में लेना पड़ सकता है कि टोटल सार्थक अंकों की संख्या 9 होती है। 0 एकमात्र ऐसा अंक है जो असार्थक अंक है। असार्थक का मतलब क्या हुआ? इस अकेले अंक का कोई वजूद नहीं है, इसकी कोई सार्थकता नहीं है। यदि कहीं पे अकेला अंक 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए इस अंक को कहा गया है असार्थक अंक। इसकी कोई सार्थकता नहीं है। सार्थकता इसकी किसी अन्य अंक के साथ में जरूर है, लेकिन अकेले अंक की इसकी कोई सार्थकता नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई खास अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको असार्थक अंक बोला गया है। कुल मिलाकर के यहाँ से हम लोगों को क्या क्या पूछा जा सकता है उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जब हम इस संख्या पद्धति वाले टॉपिक के बारे में बेसिक से कंप्लीटली पढ़ चुके होंगे, उसके बाद में हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें केवल और केवल इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी होगी। वहाँ पर हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आते हैं। तो वहाँ पर हम उनके जो रिजल्ट्स हैं कैसे आते हैं, कैसे याद रखें, वो तो हम बताएंगे, लेकिन आप भी अपना टेस्ट ले सकते हैं, आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट जैसे होते हैं उस टाइप से आप अपने आप का जो नॉलेज है उसकी जानकारी ले सकते हैं कि मुझे कितना क्या सीखने को मिला। क्योंकि हम टॉपिक में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके बेसिक से हम बात कर रहे हैं। यदि आप इस टॉपिक को स्टार्ट से लेकर के एंड तक कंप्लीटली देखोगे तो उन क्वेश्चंस का हल खोजने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल अंक 10 होते हैं जिनको दशमिक अंक कहा गया। इनमें से 2 पार्ट बने। 0 को असार्थक अंक, असार्थक क्यों, जैसा मैंने अभी आपको बताया। 1 से लेकर के 9 तक अंक, टोटल 9 अंक हो गए, ये सार्थक अंक होते हैं। तो इनके बारे में हमने यहाँ पर जाना और अब हम इसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे। कई बार हम लोगों को ये भी जानकारी मिलती है कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। जैसे अपने यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इस जो हमने डेफिनेशन दी है कि संख्या पद्धति में विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो संख्याओं के कौन कौन से प्रकार होंगे, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याओं के जो प्रकार हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्याएं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे पूर्ण संख्याएं।
फिर हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याएं, और उसके बाद में बात होगी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। फिर हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। इन सब को जब हम बात कर लेते हैं इन सभी संख्याओं के बारे में, तो वहाँ पर उसके बाद में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब हम चाहते हैं कि आप लोगों को इनको सीखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े और परमानेंटली फ्यूचर के लिए हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाए। इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक चार्ट बना करके समझाने की व्यवस्था की है। तो आप ये देखते रहिएगा कि यहाँ पर हम एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स कहा जाता है। रियल नंबर्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स। इसका शॉर्ट में संकेत हो गया आर। ये जो वर्ड है वो आर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वास्तविक संख्याओं को शॉर्ट में संकेत के रूप में आर से व्यक्त किया जाता है। आर से हम उसकी पहचान करते हैं। जो ये वास्तविक संख्याएं जो हैं, इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। नंबर 2 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। फिर ये जो परिमेय संख्याएं हैं, इसके फिर से 3 पार्ट बनेंगे। जिसमें पहला प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं। यहाँ पर संख्याओं के प्रकार के बारे में मैंने जो यहाँ लिखा था, वो सब की सब संख्याएं यहाँ पर हम नाम उनके लिख चुके हैं। प्राकृत संख्या नंबर 1 जैसे बताया था मैंने लिख दिया। पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक संख्याएं हो गई, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय भी हो गई। ये चार्ट हमने इसलिए बनाया क्योंकि ये जो तस्वीर हमारे सामने नज़र आ रही है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, कई बार होता क्या है कि जो हम देखते हैं वो अपने माइंड में उसकी छवि इस प्रकार से सेट हो जाती है कि वो अपने को हूबहू नज़र आता है। जब भी अपन कहीं पे उनकी आवश्यकता होती है तो अपने को वो चार्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है। इसीलिए हम इसकी सहायता से आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्याएं हैं उनके बारे में। प्राकृत को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल। संख्याएं जो है वो प्लूरल वर्ड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्राकृत जो संख्याएं हैं उनको किस इंग्लिश वर्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्राकृत को नेचुरल, संख्याएं जो है वो नंबर्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो लेटर आ रहा है यहाँ पर एन आ रहा है। जैसा हमने यहाँ पर आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं हैं, उनके अंग्रेजी वर्ड में पहला लेटर आर आ रहा है, इसलिए वास्तविक संख्याओं का
संक्षिप्त में जो संकेत है वो क्या बन गया, आर बन गया। ऐसे ही प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसका पहला लेटर एन है तो इसका संकेत हो गया एन। अब हम ये समझते हैं कि प्राकृत संख्याएं होती कौन सी हैं। हम लोग किसी भी वस्तु व्यक्ति की जब हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, तो गिनती में जो संख्याएं हम काम में लेते हैं वो सब की सब संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। हम बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं, सिंपल सी भाषा में, गिनती में काम आने वाली संख्याएं, गिनती में काम आने वाली संख्याएं, गिनती में काम आने वाली संख्याएं। अब आप सब समझते हैं, किसी भी वस्तु व्यक्ति या किसी अन्य संदर्भ को हम गिनना चाहते हैं, उनकी गिनती करना चाहते हैं, तो गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से 2, 3, 4, और इस प्रकार से आप समझते हैं गिनती का कोई अंत नहीं है, गिनती अनंत तक होती है, और अनंत को गणित में इस प्रकार से लिखा जाता है। ऐसे हम 8 लिखते हैं, लेकिन इसी को यदि अपन थोड़ा सा, ये ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, यदि हम इसको लेटा दें, इसको लेटा दिया जाए, इसको आराम करने के लिए कह दिया जाए, तो उस टाइम ये 8 जो है इसको 8 नहीं कहेंगे। कोई बोलेगा सर ये 8 ही है तो सो रहा है। भाई जब ये सो रहा है तो इसका नाम 8 नहीं होगा, इसका नाम होगा इन्फिनिटी, हिंदी में अनंत। तो 1 से लेकर के अनंत तक गिनती में जितने भी संख्याएं आती हैं वो सब की सब संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर बताया कि गिनती में काम आने वाली संख्याएं, और गिनती में काम आने वाली संख्याएं ये है। तो इनका एक ये ग्रुप बन गया। इस पूरे ग्रुप को यदि अपन एक छोटे से लेटर के द्वारा व्यक्त करना चाहें एक संकेत के रूप में, तो वो संकेत है एन। एन से ही क्यों व्यक्त किया हम लोगों ने, और इसको याद भी हम कैसे रखें, क्योंकि प्राकृत को इंग्लिश में नेचुरल कहा गया है। उसका पहला लेटर इसकी पहचान के लिए गणितज्ञों ने निर्धारित कर दिया था। ऐसा नहीं है कि मैंने निर्धारित किया, मैंने कुछ नहीं किया है, लोगों ने निर्धारित किया, मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ। चलिए, प्राकृत संख्याओं की बात हो गई, इसको मैं थोड़ा सा फास्टली रिपीट कर दूं। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहा जाएगा। गिनती में काम आने वाली जो संख्याएं होती हैं वही संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। 1 से लेकर के अनंत तक संख्याओं का जो ग्रुप बनेगा वो सब की सब संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी। प्राकृत संख्याओं के ग्रुप को एक छोटा सा संकेत यदि अपन देना चाहें, या यूं कहें कि प्राकृत संख्याओं को किस संकेतांक से व्यक्त किया जाता है, तो हम बोलेंगे कैपिटल एन। ये भी ध्यान रखना कैपिटल है या स्मॉल, कैपिटल एन, ये बात अपने को समझनी है। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट के बारे में, पूर्ण संख्याएं। आपने यहां पर देखा कि गिनती में काम आने वाली संख्याओं को हमने प्राकृत बोला, लेकिन यदि इन्हीं संख्याओं गिनती में काम आने वाली संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर दिया जाए, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी 0 असार्थक अंक है, ये सब के सब सार्थक हैं, तो यदि 0 को भी शामिल कर दिया जाए, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, गिनती में काम आने वाली संख्या है। इसका मतलब ये प्राकृत है, लेकिन इन प्राकृत के साथ में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो इन सब को, इन सभी संख्याओं के ग्रुप को हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो प्राकृत भी तो है। भाई इनमें से 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं दिख रही वो प्राकृत है, क्योंकि वो गिनती में काम आती है। तो प्राकृत तो वो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यदि इनके साथ 0 को शामिल कर दिया जाए तो इस पूरे ग्रुप में जो भी संख्याएं आ रही हैं उनको हम क्या नाम दे सकते हैं, उनको हम नाम दे सकते हैं पूर्ण संख्याएं। अब कई सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति होता है, कई बार मेरा एक फिक्स डायलॉग है कि कोई भी व्यक्ति हर किसी का पिता नहीं होता। अब लोग हंसते हैं उस बात पे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की यदि हम बात करें तो उनका अलग अलग व्यक्तियों के साथ में अलग अलग रिलेशन होता है, और रिलेशन के अनुसार उसके नाम को अलग अलग संज्ञा दे दी जाती है।
जैसे कोई व्यक्ति, किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है, किसी का दादा भी होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का पिताजी भी होगा, हो सकता है किसी का ताऊ जी हो, किसी का मामा जी हो, किसी का फूफा जी हो। व्यक्ति वही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ में उसका रिलेशन बताते ही उसके नाम को अपन एक अलग अंदाज में बोलने लग गए कि ये फला व्यक्ति है और ये इस व्यक्ति के साथ में इसका रिलेशन ये है, इसलिए इसको ये कहा जाए। तो ये 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो प्राकृत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनके साथ 0 को शामिल करने के बाद इन सब संख्याओं को पूर्ण संख्याएं भी कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं जो है उनको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो पहला लेटर आ रहा है वो W आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का जो ग्रुप बनता है उसका जो संकेत होगा वो होगा कैपिटल W, क्योंकि पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहा जाता है। और होल नंबर्स में आप देख रहे हैं कि इस वर्ड में पहले कौन सा लेटर आ रहा है, W, इसलिए पूर्ण संख्याओं का जो ग्रुप बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, उनको हम शॉर्ट में एक संकेत के रूप में क्या नाम दे सकते हैं, W। यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स जो होती हैं वहाँ पर अमूमन कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। और होता क्या है कि जो नॉर्मल चीज़ें होती है उन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं और वही कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम्स जो होती है वहाँ पर कभी कभी दे दिया जाता है आपकी समझ को परखने के लिए। और वहाँ पर हम लोग हैं बड़े बड़े महारथी हैं, वो भी वहाँ पर मात खा जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को बेसिक से लेकर के बहुत ही क्वालिटी तक उनके बारे में जानकारी हो, इसके लिए हम आगे प्रयासरत हैं, आगे चलेंगे। चलिए, तो आपने समझ लिया कि पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं होती कौन सी है, प्राकृत संख्याओं के साथ में 0 को लिखने के बाद सब संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पॉइंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर है, इनको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स जो है इनमें कौन सी संख्याओं को काउंट किया जाएगा। देखो, प्राकृत के साथ 0 को शामिल करते ही हमने उनको सबको पूर्ण नाम दिया। अब देखिए, यहाँ से मैं एक बार इन संख्याओं को लिख रहा हूँ। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि 1 से अनंत तक संख्याओं के बारे में ही बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये प्राकृत तो है। मैं कहूँ क्या ये पूर्ण है, तो आप कहेंगे पूर्ण भी है, क्योंकि इसमें 0 साथ शामिल हो रहा है। ठीक है। यदि 1 से लेकर के अनंत तक की जो गिनती आ रही थी उसको ऋणात्मक लिख दें, -1, -2, -3 और -इन्फिनिटी तक चलें, तो ये जो ग्रुप बनेगा इस ग्रुप को कहा जाएगा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में 0 भी होगा। 0 के दाईं ओर जब हम बढ़ेंगे तो वहाँ बढ़ते क्रम में गिनती लिखी जाएगी जो कि धनात्मक होगी, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। और 0 की बाईं ओर जो है वो सब के सब ऋणात्मक होंगे। यहाँ पर हम बहुत सारी बातें और जानेंगे, इंटरेस्टिंग बातें हैं, आप लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, ये जो ग्रुप बना जिसमें 0 भी शामिल, गिनती में काम आने वाली धनात्मक संख्याएं भी शामिल और गिनती में काम आने वाली जो संख्याएं हैं उनका ऋणात्मक जो वैल्यू है वो भी, तो इन सब का जो ग्रुप बना इनको हमने बोला पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इंटीजर नंबर्स। आप देख रहे हैं इसका जो पहला लेटर है आई आ रहा है, इसलिए इसका संकेत निश्चित कर दिया गया आई। कभी कभी इसको जेड संकेतांक से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, पूर्णांक संख्याओं को व्यक्त करने के लिए कौन सा संकेत काम में लिया जाता है, आई। वो तो याद रह जाएगा अपने को यहाँ इस वर्ड के अनुसार, इंटीजर नंबर्स के अनुसार। इंटीजर में पहले आई आ रहा है तो आई हो जाएगा। इसके साथ साथ अतिरिक्त अपने को याद रखना है कि आई के साथ साथ इसको जेड से भी व्यक्त किया जाता है। अब देखो, हम बात करेंगे दाईं तरफ। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं और बाईं तरफ हम चलते जाते हैं तो संख्याएं घटती जाती हैं।
आप कहीं से भी देखिए, जैसे ये मैंने 3 को निश्चित किया, यदि मैं 3 के दाईं ओर चलूंगा तो संख्याएं बढ़ रही हैं, और 3 के बाईं ओर चलूंगा तो संख्याएं घट रही है। ये तो सबको पता चल रहा है। तो संख्याओं का जो समुच्चय बन रहा है पूर्णांक संख्याओं का, उसमें बाईं ओर बढ़ने पर संख्याएं घटती हैं, कम होती हैं, दाईं ओर बढ़ने पर वो संख्याएं बढ़ जाती हैं, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो प्लस की जो संख्याएं होती हैं, प्लस के जो अंक होते हैं, उनमें हम आराम से तुलना कर लेते हैं कि कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है। मैं यदि आपसे कहूं कि 3 और 4 में बड़ा कौन है, तो आप तो क्या, एक छोटा जो बच्चा है जो थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, वो भी बता सकता है कि 3 और 4 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को इसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं के बारे में मैंने आपको जानकारी नहीं दी है, हो सकता आपको जानकारी हो, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको कहीं न कहीं संदेह होगा। ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या आपको बड़ी नज़र आ रही है वो तो होगी छोटी, और जो छोटी है वो होगी बड़ी। जैसे मैं -2 और -3 की यदि तुलना करूं तो इनमें अपने को -3 जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, और -2 है वो छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखना, जब 2 ऋणात्मक संख्याओं की जब तुम तुलना करोगे तो बड़े वाली संख्या को हम छोटा बताएंगे और छोटे वाले को हम बड़ा बताएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? अभी मैंने आपको कहा कि 0 के दाईं ओर बढ़ने पर संख्याएं बढ़ रही हैं, और मैंने कहा कि बाईं ओर चलोगे तो संख्याएं घट रही है। जैसे ही 0 के बाद में -1 आ गया तो ये 0 से कम है, फिर आगे बढ़े तो ये -2 इससे भी कम है, अब -3 है, ये इनसे सबसे कम है। तो हमने आपको बता दिया कि बाईं तरफ जाने पर संख्याएं कम होती जाती हैं, घटती जाती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों संख्याओं में, ऋणात्मक संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी होगी, और जो छोटी संख्या दिखाई देगी वो होगी बड़ी। मैं कौन सी संख्याओं की बात कर रहा हूँ? ऋणात्मक संख्याओं की। धनात्मक में ऐसा कुछ नहीं है। धनात्मक में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हो कि कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, चलिए इनकी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, सीधे चलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के बारे में आप इन संख्याओं के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, हालांकि अभी मैं आपको बता चुका हूं तो आप जान चुके होंगे, लेकिन इससे पहले मुझे नहीं पता कि आप जानते थे कि नहीं जानते थे। लेकिन परिमेय संख्याएं जो होती हैं इनके बारे में लगभग हम 6वीं कक्षा से लेकर के जब तक हम उच्चतम कक्षाओं में जाते हैं वहाँ तक हम लगभग ज़्यादातर इसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं कि वे संख्याएं जिनको P/Q, अब ये P/Q का मतलब ये नहीं कि P और Q होना चाहिए, यहां पर कोई भी लेटर हो सकता है। लगभग अपनी बुक्स में होता है क्या, P/Q लिखा रहता है। तो जो पाठक लोग होते हैं, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादातर यही चीज़ देखते रहते हैं, इसलिए उनको ये चीज़ समझाने में हम लोगों को थोड़ी सहजता महसूस होती है, वो आराम से उनको माइंड में सेट हो जाए, इसलिए हम P/Q लिख रहे हैं। बाकी आप P/Q की जगह A/B, C/D कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम अभी P/Q की ही बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को अभी P/Q ही पढ़ा हुआ होगा। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन एक शर्त है इसमें कि Q ≠ 0, कि बटे में मैंने Q लिखा है, बटे का मतलब हर में, तो हर में आने वाली संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। हर में आने वाली संख्या जब 0 हो जाएगी तो वो परिमेय नहीं होगी। अब देखिए, जैसे ये जितने भी प्राकृत संख्या हमने लिखी है यहाँ पर, इन सभी संख्याओं के बटे में 1 तो लिखा जा सकता है, 1 के बटे में 2, 3, 4 किसी भी संख्या के बटे में लिखा जा सकता है। मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। तो 2 लिखूँ चाहे 2/1 लिखूँ, इसकी वैल्यू तो प्रभावित होगी नहीं, चीज़ तो वही है। लेकिन मैंने 2 को 2/1 के रूप में लिखते ही ये P/Q के रूप में हो गया।
तो मैंने यही कहा जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, तो P बटे Q के रूप में लिखा गया। और साथ साथ में Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब, Q का मतलब हर में आने वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो हर में आने वाली संख्या वो 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को तुम ऐसे लिख रहे हो और ये कंडीशन लागू हो रही है, P बटे Q के रूप में लिखा गया 2 को, और Q का मान, Q का मतलब हर वाली संख्या का मान 0 नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 1 कोई भी प्राकृत संख्या ले लीजिए, उन सब को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही हम उसके बटे में 1 लगाएंगे तो वो P बटे Q तो हो जाएगा, और बटे में 1 लगा रहे हैं तो इसमें हर में आने वाली संख्या 0 नहीं है। तो हमारी जो ये डेफिनेशन है परिमेय संख्याओं की, ये वहाँ लागू होती है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएँ होती हैं वो सब की सब परिमेय संख्याएँ होती हैं, याद रखना। अब ये पूर्ण संख्याएं जो हैं, इनमें क्या हुआ, प्राकृत संख्याएं जो यहां थी वो तो इसमें आ ही रही थी, इसमें नई चीज कौन आ रही है, 0 आ रही है। तो क्या आप 0 को ऐसे लिख सकते हो, 0 बटे 1? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में 1 का लिखा जाना और नहीं लिखा जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि बटे में 1 लिखा है तो वो 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तुमने बटे में कुछ भी नहीं लिखा तो भी 1 तो है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला मालिक 1 जरूर होता है, आप सब जानते हैं। तो बटे में जो 1 लिखा है उसको लिखे जाने पर भी वो 1 है, और बटे में 1 नहीं लिखे तो भी 1 है। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है। तो ये P बटे Q हो गया, ये P ये Q। हमने तो Q के बारे में बताया है। Q का मतलब हर वाली संख्या जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो हर में आने वाली संख्या तो 1 है, हर में आने वाली संख्या तो 0 नहीं हुई। अंश में आने वाली संख्या 0 हो सकती है, अंश में आने वाली संख्या 0 हो सकती है, लेकिन हर में आने वाली संख्या यदि 0 नहीं है तो उसको हम परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब 0 को हम P बटे Q में व्यक्त कर दिया, P बटे Q लिखा गया, Q का मान 0 नहीं है, इसका मतलब 0 को हम परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। हमने यहाँ पर समझा कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब की सब क्या है, परिमेय संख्याएं। जितने भी पूर्ण संख्याएं जो हैं, पूर्ण में एक नई चीज क्या आ गई प्राकृत के अलावा, 0 के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये भी पूरा का पूरा परिमेय संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं जो है, ये जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही है, इन सब के बटे में 1 आप लिख सकते हो। जैसे ही तुम इन सब के बटे में 1 लिखोगे तो वो P बटे Q के रूप में हो जाएगा, और वहाँ पर Q का मान कहीं पे भी 0 नहीं मिलेगा। कई कहेंगे कि सर ये रहा 0। जब तुम इसको लिखोगे 0 बटे 1, तो बटे में जो 1 आ रहा है हर वाली संख्या 0 नहीं है, अंश वाली है। यहाँ पर हमने बता दिया ना कि 0 को तुम 0 बटे 1 लिख सकते हो, इसमें अंश तो 0 है, ठीक है, लेकिन हार तो 0 नहीं है। हार तभी होगी परिमेय संख्याओं की जब हर में 0 होगा। हार का मतलब हर में 0 होगा तो हार हो जाएगी, और हार होने का मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होगी। कब? हर में 0 होने पर। कब? जब हर में 0 हो जाएगा, हर वाली संख्याएं 0 होगी तो वो परिमेय नहीं होगी। अंश है तो होगी, अंश में 0 है होगी क्या, परिमेय संख्या। हर में 0 है, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहां पर ये जो तीनों जो है संख्याएं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये सब की सब संख्याएं परिमेय संख्याओं के ग्रुप में शामिल होती है। हम कह सकते हैं कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक ये सब की सब परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो थोड़ी सी नई बात हम समझते हैं। इसका मतलब इसके परिवार में ये तीनों सदस्य शामिल हैं, इसी का ही परिवार है ये, और इसका ये परिवार है तो ये शामिल है। इसका मतलब प्राकृत भी परिमेय, पूर्ण भी परिमेय और पूर्णांक भी परिमेय। इधर देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जितने भी प्राकृत है वो पूर्ण में शामिल है। तो ये भी एक कथन है कि प्रत्येक प्राकृत है, वो ऊपर से नीचे चल रहा हूं, नीचे से ऊपर नहीं चल रहा हूं। प्राकृत है वो, जितने भी प्राकृत है वो पूर्ण में शामिल है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत पूर्ण होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक में भी है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक भी होती है। ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो होती है।
प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण भी होगी, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक भी होगी, क्योंकि यहाँ जो प्राकृत है वो इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। अब यहाँ चलते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होगी या नहीं होगी, आप ही समझ लो। एक से लेकर के यहाँ तो संख्या आगे लिख रहे हैं, वो तो मिल गए लेकिन जीरो नहीं मिला। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? सभी, एक एक। तो सब की सब जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत नहीं है। एक से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं हैं वो जरूर प्राकृत है, लेकिन जीरो प्राकृत नहीं है, पूर्ण ही है। पूर्णांक की यदि हम बात करें तो इसमें एक से लेकर के यदि अनंत तक देखें तो ये सब की सब प्राकृत है, इसका मतलब कुछ प्राकृत है। यदि यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये पूर्ण भी है, सभी नहीं, कुछ प्राकृत है, कुछ पूर्ण है, और ये ऐसी है जो न तो प्राकृत है और न ही पूर्ण है। तो इनसे रिलेटेड ये जो हमने चार्ट बनाया है इसको आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अब एक नई बात मैं बताने वाला हूँ आपको कि इसका जो संकेतांक है वो क्या होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा हिंट दिया था आपको कि इनका जो भी इंग्लिश वर्ड था उसका जो पहला लेटर आ रहा था वो ही इनका संकेत था। पहला लेटर जैसे एन आया तो इसका संकेत एन ही हो गया। इसका पहला लेटर डब्ल्यू आया होल नंबर्स का तो डब्ल्यू हो गया। इसका पहला लेटर इंटीजर में आई था इसलिए आई हो गया। एक और भी याद रखना है अपने को कि जेड भी होता है। तो ये तो अपने को इनके अनुसार याद हो गए। अब अपने को लगने लगा कि यदि ऐसा यहाँ पर हो रहा है तो हम यहाँ इसको क्या नाम देना चाहिए, इसको अपने को आर नाम देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये आर नाम इसको नहीं दिया जाएगा, इसको आर नाम नहीं दिया जाएगा। अब कहेंगे कि क्यों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आर नाम नहीं दिया जाएगा, ये बात समझ लो। तो आप कहेंगे क्यों, उसका जवाब तो मैं देने वाला हूं। पहले ये बता देता हूं कि यदि इसका नाम संकेत आर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसका संकेत होगा कैपिटल क्यू। यदि आपसे कोई पूछे कि परिमेय संख्याओं को कौन से संकेत से व्यक्त किया जाता है तो आप कहेंगे कैपिटल क्यू। स्मॉल मत बोल देना, कैपिटल क्यू, ठीक है। अब देखिए, अपरिमेय संख्याओं को यहां बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर्स। इसका पहले परिभाषा बता दूं। जैसे परिमेय के तो यहां 3 पार्ट बन गए थे। ये परिमेय के फैमिली के सदस्य हैं, मेंबर हैं। इसका कोई मेंबर नहीं है। अब आप सोच सकते हो कि इसका मेंबर क्यों नहीं है। अब बेचारे की शादी ही नहीं हुई तो क्या इसका परिवार बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हो सकता है शादी नहीं हुई हो। अब शादी क्यों नहीं हुई इसका बाप जाने, कौन है? वास्तविक संख्याएं। इस पूरे चार्ट में आप देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं जो नाम हमने लिखा है ये इस पूरे परिवार का मुखिया है। इस पूरे परिवार का क्या है? मुखिया। इसके 2 संतान, दोनों संतान को हमने नाम दे दिया परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय का परिवार फिर बढ़ा, उसके परिवार के हमने 3 सदस्य ले लिए। ये इसकी संतान है, ऐसा हमने समझ लिया, मान लिया। तो ये हम समझ गए। इसकी मुखिया साहब ने शादी ही नहीं की, शादी नहीं की तो इसका परिवार नहीं बढ़ा। इसका मतलब अपरिमेय संख्याओं का कोई पार्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो P/Q के रूप में लिखी जाएंगी और Q का मान जहाँ 0 नहीं होगा वो परिमेय होंगी, लेकिन जो परिमेय नहीं होंगी वो होंगी अपरिमेय। बस सिंपल बात है। जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। अब फिर वही बात आती है कि परिभाषा तो मैंने बता दी कि जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है वो अपरिमेय। परिमेय संख्याएं कौन सी हैं? ये संख्याएं जो इस शर्त की पालना करती है वो परिमेय संख्याएं। तो इसका संकेतांक क्या होना चाहिए? यहाँ वाले सिस्टम को देखते हुए हमने यहाँ समझा था कि आर होना चाहिए था, लेकिन आर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो अभी बताऊंगा।
इसका संकेत दिया गया क्यू। ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये हमसे पहले बहुत बुद्धिजीवी मैथमेटिशियन हुए हैं, उन लोगों ने इनको संकेत दिया। अब लग रहा है कि इसका आई होना चाहिए, तो आपको लग रहा होगा आई, लेकिन आई नहीं है, तो आप कहेंगे आई नहीं है तो फिर क्या है, टी है। परिमेय संख्याओं का संकेत है क्यू, अपरिमेय संख्याओं का संकेत है टी। ये बात अपने को समझनी है। अब इनको कैसे याद रखें ये बता दूं। इसमें दो नई चीज़ आ रही है, बाकी का मामला पूरा सेट हो रहा है। जो आपका प्रथम वर्ड आ रहा है, फर्स्ट वर्ड है, उसका पहला जो लेटर है वही संकेत है। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स बोला, इसलिए आर हो गया। यहाँ हम तीनों जगह देख रहे हैं कि जो जो यहाँ वर्ड आ रहे थे उसका पहला लेटर था, वो ही इनका संकेतांक हो गया। यहाँ नहीं हुआ। अब बता दूँ मैं आपको इसको कैसे याद रखें। इसका नाम आर है, समझ में आ रही बात। किसका नाम आ रहा है, परिवार के मुखिया का, ठीक है। अब इसकी ये तो दो संतान है। पहली बात तो क्लियर हो गई, किसी भी परिवार के जो मुखिया का नाम है वो उसके नीचे वाली पीढ़ी के जो सदस्य हैं, क्या उनका नाम और परिवार के मुखिया का नाम एक ही हो सकता है? क्या कभी आपने देखा कि दादा का नाम और पोते का नाम सेम हो? दादे का नाम हो बनवारी लाल और पोते का नाम भी बनवारी लाल। अब मामला गड़बड़ हो जाएगा कि जब बनवारी लाल को पुकारेगा कोई तो दादा भी दौड़ा आएगा और पोता भी दौड़ा आएगा। आवश्यकता पता नहीं किसी एक की ही हो, मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही परिवार में जो दादा का नाम है वो उसके बेटे का या उसके पोते का नाम निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे कि यदि इसका आर है तो इनका आर तो नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार के मुखिया है, इनका नाम नहीं दिया। कारण समझ गए आप। ये एक इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर एक पॉइंट हमने बताया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये याद रखने का तरीका है कि परिवार के मुखिया का जो नाम है वो तो यहाँ होगा नहीं। क्लियर हो गया बात। चलो, इसके बाद है तो इनको नाम क्यू और टी कैसे याद रखें। याद तो रह जाएगा कि वास्तविक के दो पार्ट हैं, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। अब किसी भी इंसान के कितने भी बेटा बेटी हो वो सब अच्छे होते हैं, इसलिए इस मुखिया जी को अपनी ये दोनों ही संतान बड़ी अच्छी लगती है। और ये जो दोनों संतान है अच्छी लगने के कारण आप सब जानते हैं कि जब शिशु अवस्था होती है उस दौरान चाहे किसी भी फीमेल मेल कोई बच्चा बच्ची हो, उसको हम क्यूट बोलते हैं, न हैंडसम बोलते हैं न ब्यूटीफुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूट। जब हम क्यूट बोलते हैं तो आप समझ गए कि इस मुखिया जी के लिए दोनों जो संतान है वो बहुत ही सुंदर है, इसलिए उसने कहा क्यूट। ये लीजिए, क्यूट का मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए दो पार्ट में। क्यू का मतलब क्यू ऐसे लिखो और ट का मतलब टी लिख दो, आप सब जानते हैं। इसलिए परिमेय के लिए संकेत हो गया क्यू और इस अपरिमेय के लिए संकेत हो गया टी। तो ये हमारा एक इस नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में संख्याओं का एक ये हमने ढांचा तैयार किया कि कौन कौन सी प्रकार की संख्याएं होती हैं, इसके बारे में हमने बात की। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अन्य प्रकार की संख्याएं और भी होती हैं, जैसा आप सब जानते हैं सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, अन्य प्रकार की और भी बहुत सारी संख्याएं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।